नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नई सरकार बन गई, कल शपथ ग्रहण हो गया, भव्य शपथ ग्रहण समारोह। देश के 11 सूबों के भाजपा के मुख्यमंत्री आए, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बहुत लोग आए, भाजपा के कार्यकर्ता, शायद पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं दूसरे जगहों से भी आए और एक भव्य कार्यक्रम हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरी बार शपथ ली। उनके जो 51 मंत्रिमंडल में थे पिछली बार, 11 उसमें से हार गए थे, 40 बचे थे। उसमें से योगी जी ने 21 को रिटेन किया और इस बार जो 52 के नए मंत्रिमंडल बना है उसमें 21 पुराने चेहरे हैं और 31 नए चेहरे हैं। अपर कास्ट और इसको भी थोड़ा रिकैलिब्रेट किया है, मैं कहूंगा। ओबीसी के इस बार टोटल 20 लोग हैं। ओबीसी में खास करके कुर्मी को बहुत रिप्रेजेंटेशन मिला है, 4 कुर्मी मंत्री बन गए हैं। उसका भी कारण हम लोग समय रहा तो बात कर लेंगे प्रोफेसर साहब से। अपर कास्ट 21 हैं इस बार, 7 ब्राह्मण, 6 राजपूत, 2 भूमियार, 5 वैश्य और 1 कायस्थ। एससी दलित जो है वो 8 है, शेड्यूल ट्राइब 1, सिख 1, मुस्लिम 1। भाई साहब, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के मद्देनजर ये सारा कैबिनेट को डिजाइन किया है। लेकिन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, जब मैं बाकी चीजों से आऊं, मुझे एक चीज जरा आपसे समझना है। ये कहा जाता है और खास करके बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमारे पास 303 का मैंडेट है, हम 370 लागू कर सकते हैं, जनता की अदालत ने हमें ये अधिकार दिया है। इस बार भी एक तरह से रेफरेंडम की बात हो रही है कि भाई वो किसान आंदोलन पे रेफरेंडम था, क्योंकि वो रिपोर्ट भी लीक हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद फिर से किसान बिल वापस आए, इत्यादि इत्यादि। अब उसी जनता की अदालत केशव प्रसाद मौर्य को हराती है। भाई उनके काम की वजह से हराती है, और उन्हीं को नहीं हराती, उनके पूरे जिलों में 3 सीट हारते हैं बीजेपी। और उनको फिर लाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। वो ठीक है, वो उनका प्रोरोगेटिव है, वो एमएलसी ऑलरेडी हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जनता के उस मैंडेट का निरादर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि अरुण जेटली के उसमें आप नहीं बोलते थे। मैं अरुण जेटली को अभी भी ये मानता हूं कि अरुण जेटली बहुत स्पेशलिस्ट थे। अरुण जेटली अगर हारे थे तो बीजेपी के पास उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का कोई विकल्प नहीं था, तो शायद उस मजबूरी में किया था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ऐसी नहीं दिखाई है कि उनकी वजह से कोई विभाग न चल पाए, या उनकी सरकार चलाने में उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल कहीं जरूरी है। आपको क्या लगता है अभय सर? इसमें मुझे 2 बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये है कि ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने 6 महीने इंतजार नहीं किया कि वो दोबारा चुनाव लड़ें और उसके बाद जीतें, तब तक किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। तो उसके बाद से ये बात थोड़ी कमजोर हो गई कि चुनाव हारने वाले को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव अपना जरूर हार गए हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर पिछली बार योगी के प्रभाव को संतुलित करने की भूमिका निभाते रहे हैं। आपको ध्यान होगा, केशव प्रसाद मौर्य अकेले ऐसे मंत्री थे, अकेले ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जो कुछ इस तरह के वक्तव्य देते थे जिसमें योगी के मुख्यमंत्री पद पर स्वाभाविक अधिकार की आलोचना होती थी। बाकी लोग नहीं इतना ज्यादा बोलते थे, कम से कम जो लोग सरकार में हैं वो लोग चुप रहते थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कई बार कहा कि जब कहा गया कि ऊपर मोदी और नीचे योगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री पद का फैसला तो तब होगा जब विधायक जिसको चुनेंगे उसका फैसला होगा। तो इस बात को कांग्रेस भाजपा का आलाकमान भी समझता है कि केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल में रखकर और एक महत्वपूर्ण हस्ती बनाकर रखने का उन्हें लाभ है। वो लोग आदित्यनाथ के खिलाफ एक ध्रुव कायम रखना चाहते हैं मंत्रिमंडल में। और देखिए, जो आदित्यनाथ के समर्थक, समीक्षक और पत्रकार हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इतना जबरदस्त जनादेश आया है और आदित्यनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, इसलिए अब तो किसी उप मुख्यमंत्री को बनाने की जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने से, साफ कहा गया, उप मुख्यमंत्री बनाने से पैरेलल पावर सेंटर बन जाते हैं। तो ये आदित्यनाथ जी की तरफ से बात ये बार बार कही जा रही थी कि अगर उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे
तो एक समांतर सत्ता केंद्र तैयार हो जाएगा। तो आलाकमान और भाजपा के रणनीतिकारों ने सरकार के संतुलन का ख्याल रखते हुए इस बात को मुनासिब समझा कि इस प्रकार की परिस्थिति सरकार में बनी रहे कि जब वो चाहें तब वो आदित्यनाथ के खिलाफ एक समांतर सत्ता केंद्र तैयार कर दें। जी जी आप देखिए, जी जो शर्मा जी थे, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाने से आदित्यनाथ ने इनकार कर दिया था, ए.के. शर्मा, उनको भी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जगह प्राप्त हुई है। जी पिछली बार जी तो केवल उपाध्यक्ष बनाकर ही उनको संतोष करना पड़ा था। तो इस तरह से देखा जाए कि ये जरूर आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और चुनाव भी उनके चेहरे पे लड़ा गया था, लेकिन मंत्रिमंडल बनाने में आला कमान ने अपनी तमाम मर्जियां जो थी वो पूरी कर ली हैं। जी जी इसमें मैं बहुत ज्यादा इनकी नहीं चली है, मैं ये मानता हूं। जी नहीं, मैं भी इसको मानता हूं, क्योंकि जो हम्म, जो मंत्रिमंडल भी बना है उसमें पूरा स्टैंप ऑफ अमित शाह साहब का है। अमित हाँ, शाह साहब के ही कहने से, जैसे ब्रजेश पाठक जी का आना, बहुत से लोगों का ड्रॉप होना, ये सब उनका बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो हालांकि राय ये नहीं है। बहुत, केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आपने बिल्कुल सही सवाल इससे पूछा है। जी ये जी घटना आदित्यनाथ जी को भी एक संदेश देती है जी कि जी उनकी उनकी जो विरोधी शक्तियां हैं सरकार के अंदर और भाजपा के अंदर, उनको लगातार प्रोत्साहित दिए जाना जारी रखा जाएगा। जी नहीं, और एक और इम्पोर्टेंट बात ये हुई भाई साहब, पहले क्या होता था कि एज कैबिनेट मंत्री सब लोग शपथ लेते थे और उसमें से बोल दिया जाता था कि ये लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। इस जी, बार अलग से जी, उनको बोल के उन्होंने कहा है कि मैं केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उप मुख्यमंत्री पद की अलग से शपथ ली है। मतलब वो जी। कोई इफ एंड बट नहीं है कि आप आपको सब ध्यान कैबिनेट होगा करा। जब अमित शाह भाषण दे रहे थे, जब आदित्यनाथ के भाषण के बाद में अमित शाह जब भाषण दे रहे थे, यानी जब उनको विधायक दल का नेता चुना गया था उस कार्यक्रम में, तो अमित शाह ने एक बार अपने भाषण में दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग किया था। जी उसका जी अंदाज ये लगाया गया था कि अब इन दोनों को, न तो इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और न शायद किसी और को भी नहीं बनाया जाएगा। जी लेकिन आ, ये सारी बातें गलत साबित हुई। आला जी कमान ने ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की बागडोर दरअसल उन्हीं के हाथ में है। जी और एक चीज मैं इसी से, और क्योंकि जब आप जिस घटना की, जिस दिन की बात कर रहे हैं, उस दिन विधायक दल के नेता का चुनाव था। अमित शाह साहब केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि रघुवर दास जी को भी भेजा गया था एज वाइस प्रेसिडेंट। जनरली संगठन का आदमी आता, ठीक है भाई, केंद्रीय मंत्री थे वो आ गए। लेकिन इस सारी कवायद में राजनाथ सिंह जी को बिल्कुल किनारे रखा गया। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या जो आफ्टर मोदी वाला जो मामला है उसमें राजनाथ सिंह साहब को जरूर, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, हम सब लोगों को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी दिन जी, इनके दिन भी फिर जाए। जी, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है कि मामला अमित शाह और योगी जी के बीच में है। इन दोनों के बीच में ही आफ्टर मोदी वाली रेस बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही कि शुरू हो गई है। नहीं, नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री नेता विधायक दल चुने जाने के बाद जो भाषण दिया है, उस भाषण पे भी अगर आप गौर करें तो उसमें वो मोदी और अमित शाह के प्रति काफी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस तरह की कृतज्ञता मोदी अडवाणी के प्रति व्यक्त करते रहे हैं पहले। जी यही जी हमारे शिक्षक हैं, यही हमारे मेंटोर हैं। बाद में उन्होंने ही अडवाणी के नीचे से कालीन खींची, सत्ता की कालीन जी उन्होंने ही खींची। तो मौका मिलने पर तो राजनीति में कोई चूकता नहीं है। लेकिन इस वक्त ये स्थिति है कि आदित्यनाथ जी की समझ में आ गया है कि बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद के, बिना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद के, बिना पूरी भाजपा की मदद के वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में बने नहीं रह सकते। तो जी जिस तरह मंत्रिमंडल बना है उससे भी स्पष्ट हो गया है कि वो मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन सरकार की बागडोर, सरकार का संतुलन पूरी तरीके से पीएमओ के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है और भाजपा आला कमान के हाथ में है। जी और मैं इसी में, इसलिए मैं सर बता दूं कि उस दिन जब वो भाषण दे रहे थे तो 10 बार मोदी जी का नाम लिए, 5 बार, और ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि मुझे परेशानी होती है तो मैं माननीय गृह मंत्री के पास जाता हूं तो फिर वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। जी, मुझे कभी कभी लगता अति भक्तैर, अब मैं बाकी चीजें कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बड़े लोग हैं उनके लिए अति भक्तैर का जो पूरा श्लोक है, लेकिन ज्यादा भक्ति भी कभी कभी ये दिखाती है कि मामला ठीक नहीं है। खैर, अमित शाह साहब की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, क्योंकि वो कल जब कैबिनेट बनी, उन्होंने परसों के भाषण में कहा था कि इस समय समाज में और विरोधी पार्टियां में 3 नासूर हैं।
उन्होंने 3 नासूर बताए, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। ये उन्होंने कहा ये नासूर है। लेकिन इन तीनों पैमाने पे अगर आप देखिए, जैसे परिवारवाद की बात पहले कर लें, अब अनुप्रिया पटेल जी वहां मंत्री, उनके हस्बैंड मतलब पति को यहां मंत्री बनाया, संजय निषाद जी के लड़के यहाँ, नितिन अग्रवाल जी तो आ ही हैं उस कोटे से, संदीप सिंह। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी की बात आती है तो ये सब परिवारवाद और ये याद आ जाता है। भाई अब मेरे हिसाब से पंकज से अगर आप सबको बना रहे तो पंकज सिंह को भी बना देते। गोपाल जी जो हैं, आशीष टंडन, हमारे लालजी टंडन जी के लड़के, उनको भी ड्रॉप किया गया। तो मुझे ये लगता है कि ये पिक एंड चूज है अपने हिसाब से कि परिवारवाद किसको परिवारवाद बोलना है, किसको नहीं बोलना है, ये अब अपने हिसाब से नेता लोग डिसाइड करते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो राजा होता है वो खुद नियम बनाता है और खुद नियमों से ऊपर रहता है। सामंतवाद की यही सबसे बड़ी निशानी है। भाई जी, सामंतवाद में लोकतंत्र में फर्क क्या है? लोकतंत्र में एक नियम होता है और सबको उस नियम की कसौटी में खरा उतरना पड़ता है। सामंतवाद में जी, यह है कि राजा नियम बनाता है, दूसरों को उसकी कसौटी पर कसता है और खुद को उस कसौटी से ऊपर रखता है। तो जी, जहां चाहते हैं आप नियमों का अपवाद बना देते हैं। मेरा मेरा तो मुझे तो लग रहा था कि इस बार पंकज सिंह को इतने रिकॉर्ड मतों से वो जीते हैं लगातार दूसरी बार, पंकज सिंह को मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 5 साल में और फिर पंकज सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है, राजनाथ सिंह जी ने कितना सघन प्रचार किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों कार्यक्रमों में पहले जब जब नेता बनाया गया उनको, उसके बाद जब शपथ ली गई, दोनों कार्यक्रमों में जिस तरीके से उनकी उपेक्षा की गई, तो एक तरह से दो नेताओं को मैं समझता हूं इन दोनों कार्यक्रमों में अदृश्य सा कर दिया गया। पहले है राजनाथ सिंह और दूसरे हैं जगत प्रकाश नड्डा। जी, पिछली बार जगत प्रकाश नड्डा की तस्वीर जरूर लगी रही, लेकिन 2 घंटे कार्यक्रम हुआ, लंबे लंबे भाषण दिए गए, एक बार भी उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया। जी, जबकि जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में काफी प्रचार किया था और भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सही है, संगठन पार्टी में उनकी हैसियत अमित शाह जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से अध्यक्ष तो हैं ही। भाई जिम्मेदारी तो संभाल ही रहे हैं। और नहीं, तो नहीं, और भाई साहब उनको उत्तर, धन्यवाद तक नहीं दिया, साधारण तौर पर उनके प्रति आभार नहीं व्यक्त किया गया, जी, जी, कोई जी, धन्यवाद नहीं दिया गया। जबकि जब उत्तराखंड में शपथ हुई थी उस वक्त से लगातार वो आदित्यनाथ के साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे, सारे बंदोबस्त के ऊपर, सारी सरकार बनाने के ऊपर, सब में उनकी भूमिका थी। लेकिन जिस तरीके से मंच पे उनका नाम गायब हुआ, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में जो 2 व्यक्तियों की संस्कृति है जिनका आपने अभी जिक्र किया, वो बताता है कि पूरी संस्कृति केवल 2 व्यक्तियों की रह गई है, बाकी सब लोग हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर आपको याद हो, जब इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा था, वेस्टर्न यूपी दिया था अमित शाह साहब के जिम्मे, सेंट्रल यूपी नड्डा साहब के जिम्मे, और ईस्टर्न यूपी राजनाथ सिंह के। ये जी अलग अलग हिस्सों में बांट के ये हुआ था, ऐसे इन लोग कैंपेन करेंगे, और शायद वैसे किए भी थे कैंपेन। जी जी मैं अब एक दूसरी बात पे आ रहा हूं, ये जो ये अब 2024 के हिसाब से सब लोग कह रहे हैं हो रहा है, तो एक तरह हाँ से इस सरकार का कार्यकाल मैं मानता हूं 5 साल के बाद एग्जाम होने के बजाय इसका एग्जाम दो ही साल बाद हो जाएगा। इसने अपने एग्जाम को इसमें प्रीपोन कर। आनंद जी इसमें मुझे लगता है आपने सवाल उठाया है वो बिल्कुल ठीक है, वाजिब सवाल है। लेकिन हम लोगों को इस सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जटिल प्रांत में जहां पर इतने ज्यादा जातियों के परस्पर अंतर्विरोध हैं, परस्पर विरोधाभास हैं, लोगों में दो दो बड़ी प्रबल जातियों के बीच में 50-100 साल पुरानी पुरानी लांग डांट चली आ रही है, जैसे ब्राह्मणों ठाकुरों के बीच में चलती है, या यादवों लोधियों में चलती है, या जाटवों में, या गैर जाटव दलितों में चलती है, भूमिहारों के साथ लांग डांट, बहुत बहुत तरह की मतलब आपसी सामाजिक झगड़े हाँ, हैं। ऐसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से अपना सामाजिक गठजोड़ बाकायदा कायम रखे हुए है। न केवल कायम रखे हुए हैं बल्कि उसका राजनीतिक फल भी वही निकल रहा है जो वो चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। जी, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक गठजोड़ इस बार पहले के मुकाबले थोड़ा श्रिंक हुआ है, इसीलिए उनकी 57 सीटें गिर गई। कुछ वोट भी लीक हुआ है, लेकिन उस हद तक न श्रिंक हुआ न उस हद तक वोट लीक हुआ जिस हद तक हम लोग अंदाजा लगा रहे थे। ये क्यों हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। जी, हाँ, मैं असल और में मैं ये मानता हूं कि ये सामाजिक गठजोड़ लोकसभा चुनावों में विधानसभा के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरेगा। हाँ, इसके लेकिन अंदर कुछ ऐसे वोट और जुड़ जाएंगे जो इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं मिले। जी, मैं मानता हूं जी, कि यादव वोट जो कि अखिलेश को इतने बड़े पैमाने पर उनकी गोलबंदी हुई है,
लोकसभा चुनाव में उतने ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे जितने ज्यादा वोट विधानसभा चुनाव में उन्हें मिल गए। जी जी। नहीं, मैं एक प्रश्न मैं एक और प्रश्न ये इधर ले जा रहा था कि जब इन्होंने उसको 2 ही साल बाद अपने को कसौटी पे कसने की बात कही है, और एक सीएसडीएस का जो सर्वे अभी आया था, पोस्ट पोल सर्वे जिसको कहा था, वो 9 मार्च तक उत्तर प्रदेश में हुआ था, मतलब वोट पड़ने के बाद उन्होंने घर घर जाके सर्वे किया था। उसकी फाइंडिंग ये थी कि जो जीता गया है इलेक्शन, उसकी जो प्रमुख वजह उसने बताई थी बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, वो फ्री राशन और कैश ट्रांसफर की बात थी। मेरा कहना है कहीं ना कहीं, और मेन प्रॉब्लम बताई थी अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी और महंगाई। मुझे ऐसा लगता है कि क्या 2 साल के अंदर ये, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे जीते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनका हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा थी। आपको क्या लगता है कि ये जो सीएसडीएस का सर्वे है, ये 2 साल बाद भी इसी तरह की स्थिति रहेगी कि आप फ्री राशन और कैश ट्रांसफर के बदौलत ही जीत पाएंगे, आपको बेरोजगारी और महंगाई गौड़ हो जाएगा? देखिए, इस चुनाव से ये साबित हुआ है कि बेरोजगारी और महंगाई का प्रश्न लोगों की मतदान संबंधी प्राथमिकताओं को उतना प्रभावित नहीं करता है जितना प्रभावित करने की हम लोगों ने कल्पना की थी। वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है। वो प्रभावित करता है, इसीलिए सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे बताता है कि 39% लोग ये मान रहे थे कि सरकार को बदल देना चाहिए, इस सरकार को कायम रखना चाहिए। उसमें केवल उससे 5%, 5 परसेंटेज पॉइंट ही लोग थे वो कह रहे थे कि इस सरकार को कायम रखना चाहिए। यानी अगर विपक्षी दल सक्रिय होते, अगर अखिलेश ने केवल 6 महीने पहले ही विपक्ष के नेता की भूमिका निभानी न शुरू की होती, अगर मायावती ने अंत तक विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने से इनकार न किया होता, तो ये 39% का आंकड़ा बढ़कर 50%, 55%, 56% या 60% तक जा सकता था। तब एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो जाती कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की कमी इसको ऑफसेट न कर पाती। अभी क्या है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा नहीं थी। केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी न होने के कारण या कमजोर होने के कारण जो राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उसने उसको ऑफसेट कर दिया। जी जी। तो ये सभी राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, वहां भाजपा को राज्य में हराने में सबसे ज्यादा मुश्किल यही आ रही है। जी या तो विपक्षी दल बहुत ज्यादा तैयारी करें, शुरू से जी लगातार सड़कों पर उतरें, संघर्ष करें और विपक्ष के वास्तविक नेता की भूमिका निभाएं और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी की लहर का नेतृत्व करें, तब तो उन्हें वो लाभ मिल सकता है। अगर वो चाहें कि केवल चुनाव के पहले वो सक्रियता दिखाएं और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी के घोड़े पर सवार होकर भाजपा को हरा दें, ये वो नहीं कर सकते। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा सबक है। जी और मैं जी समझता हूं कि अखिलेश ने लोकसभा की सीट छोड़ी और विधानसभा की सीट पर रहना मंजूर किया, ये इस कदम का उनके स्वागत किया जाना चाहिए। जी अगर वो जी उसका उल्टा करते, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि वो लोकसभा में रहेंगे और विधानसभा की सीट छोड़ देंगे, तो जितना कुछ जो भी लाभ होते हुए हैं समाजवादी पार्टी को इस बार, वो शून्य में बदल जाते। आप देखिए जी कि वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं विधानसभा के स्तर पर, वास्तव में वो विपक्ष के नेता की भूमिका किस तरह निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। अभी अभी आदित्यनाथ जी को और भी ज्यादा मुश्किलें आएंगी, और अगर जो सरकार की कमियां होंगी, उन सरकार की कमियों पर विपक्ष अगर उनके खिलाफ संघर्ष करता हुआ नजर आएगा, तो फिर निश्चित रूप से अगली बार जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो कहीं ज्यादा होगी। जी। मैं एक और बात और इससे आपसे भी पूछ लूं, 2007 से 12 और 2012 से 17 जो अखिलेश यादव जी की और मायावती जी की सरकार थी, उसके जो नंबर ऑफ सेशंस थे विधानसभा के वो ज्यादा थे 2017 से 2022। 2017 से 2022 के बीच विधानसभा कम चली है, कम दिन बैठी है, और ये मुझे लगता है कि क्योंकि वीक विपक्ष था, इसका मुख्य कारण वीक विपक्ष था। मैं भाई साहब एक चीज आपसे और इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जब वहां से इस्तीफा दिया, ये लगा कि नहीं, अच्छा सशक्त विपक्ष होगा, लोकतंत्र ठीक से स्टैब्लिश होगा, लेकिन कल जो वो आए नहीं शपथ ग्रहण में, व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल ठीक से बताऊं, मुझे ये खराब लगा। मुझे लगा कि भाई ये अगर आप विपक्ष के नेता हैं, आप पिछली बार आए थे, आपको व्यक्तिगत रूप से फोन किया है, तो नहीं आने का कोई कारण नहीं था। ना मुलायम सिंह जी आए, मुलायम सिंह जी का मैं मान सकता हूं तबियत की का इशू है, क्योंकि सीढ़ी नहीं, बहुत आना चढ़ना चाहिए था। था। मैं आपकी बात सहमत हूं, आना चाहिए था। देखिए, आपका अगर आपको विपक्ष का नेता की भूमिका निभानी है, तो उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। आपको केवल संघर्ष ही नहीं करना है, आपको आपको जहां जहां जरूरी हो वहां पर खड़े रहना है। जो औपचारिक
कर्तव्य होते हैं, उन औपचारिक कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। अगर वो यहाँ पे आते और आदित्यनाथ जी को स्वयं बधाई देते, तो उससे बहुत अच्छा संदेश जाता। तब वो विपक्ष की जब भूमिका निभाएँगे और आदित्यनाथ की आलोचना करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, विधानसभा में बोलेंगे और तरह-तरह के प्रस्ताव लाएँगे, तब फिर उसकी साख भी ज़्यादा बनती है। जी, जी। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही ये डर था ना कि कहीं उनकी क्या हूटिंग होगी। ममता बनर्जी तो जाके कम से कम हिम्मत दिखाई थी। मोदी जी के साथ शेयर किया, वो जय श्री राम के नारे लगे, उन्होंने कहा भाई मैं भाषण नहीं दूँगी। उन्होंने तो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको फ्रंट फुट पे, आप अगर विपक्ष के हैं, तो आपको तो बाहर निकल के खेलना पड़ेगा। आप इतने डिफेंसिव होके नहीं खेल सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे जी, हैं। उन्होंने ये स्वागत योग्य काम किया कि उन्होंने विधानसभा की सीट बरकरार रखी और अब जी, उन्हें अब तय कर लेना चाहिए कि विपक्ष के नेता के जो भी दायित्व हैं, उन दायित्वों की, उन कसौटियों पे उन्हें खरा उतरना है और विपक्ष का एक ऐसा नेता बन के दिखाना है कि सारा देश देखे कि विपक्ष की राजनीति इस तरीके से होती है। होती भारतीय है। मैं लोकतंत्र एक इस छोटा, अवस्था से हाँ, गुजर रहा है। भारतीय लोकतंत्र जी, इस संकट से गुजर रहा है कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष को पता जी, ही नहीं है कि वो राजनीति कैसे करे। अगर उत्तर प्रदेश में ये नमूना मिलता है, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। जी। मैं एक और चीज की तरफ, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप कुछ भी बात कहिए तो हर एक आदमी कहता है नहीं नहीं, पहले भी ऐसा हुआ था, पहले भी ऐसा हुआ था। कल मैं किसी चैनल पे था, मुझे ऐसा लगा कि इकाना स्टेडियम में अभूतपूर्व था, ऐतिहासिक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी वहां शपथ ले रहा था उसके लिए ये भाई उसके खानदान में याद किया जाएगा कि बाबा ने, नाना ने, चाचा ने, बड़े भाई ने, भैया ने ये शपथ ली थी। लेकिन ये जो एक परंपरा है ना कि पहले कैबिनेट मंत्री अकेले अकेले, फिर इंडिपेंडेंट वाले दो दो, फिर चार चार। मैंने किसी से कहा, उसने कहा नहीं नहीं, वो कांग्रेस भी कराती थी। अगर कोई कांग्रेस खराब काम करती थी तो क्या ये जरूरी कि आप भी खराब काम करिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ चीजें इनको चेंज करें। इतना बड़ा आयोजन कर रहे थे, 20-25 मिनट और लगते, हर एक आदमी अलग अलग शपथ लेता, वो भी असल में थोड़ा है ये कि भारतीय लोकतंत्र हालांकि 70 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें परंपरा और इसके रीति रिवाज जो हैं, वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पाए हैं। अगर आप अमेरिकी और ब्रिटिश लोकतंत्रों का देखें, तो वहां पे वो लोग अपने रीति रिवाजों, परंपराओं का बड़ी ही दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। वहां पर जो एक बार तय हो गया है, वही लगातार चलता रहता है। शायद ही वो उससे उनका कोई विचलन होता हो। हमारे यहाँ ये है कि जो एक जो काम करता है, दूसरा उसमें कोई नया संशोधन पेश कर देता है, फिर नई चीज नई हो जाती है और फिर शपथ लेने के लिए एक बिल्कुल पब्लिक मीटिंग टाइप जगह शपथ लेने के लिए बनाई बनाई जाने लगी है। पहले नहीं होता था सब ये। जी, तो ये सारी गवर्नर हाउस दिक्कतें में हैं होता था। हमारे यहाँ लोकतंत्र के साथ में पॉपुलिज्म जो है, वो इतना गुथ गया है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि लोकतंत्र किधर जा रहा है। जी। एक भाई साहब, एक प्रश्न और, इसलिए प्रश्न क्या है ये समझने की दृष्टि से, क्योंकि जैसे अपना लोकतंत्र भी इवॉल्व हो रहा है अभी। बेबी रानी मौर्य जी को गवर्नर बना के फिर वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया गया और कोई उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया। और वो बेसिकली जाटा वोट को यह है कि मायावती जी का वोट बैंक खिसक रहा है तो एक यहां पर है। अब अगर आप कहिए तो लोग उदाहरण देते हैं कि कांग्रेस ने एसएम कृष्णा को और शिवराज पाटिल को गवर्नर बना के वापस किया था। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस अगर खराब काम, गलत काम की थी, तो वो आप उसको क्यों एग्जाम्पल करते हैं? बेबी रानी मौर्य जी को आपको लगता है कि गवर्नर को फिर से वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए? कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं मानता हूं, ठीक है, जब आपने उनको गवर्नर बनाया था, तो उसके बाद फिर उनको दोबारा राजनीति में, पहले लोग आते रहे हैं इस तरीके से, उनको राजनीति में नहीं लाना चाहिए था। गवर्नर दरअसल ऐसे लोगों को बनाया जाना चाहिए जिनकी राजनीति में भूमिका समाप्त हो चुकी हो, जी, ताकि जी, वो गवर्नर के पद का राजनीतिकरण इससे रुके। अब यहीं पे सवाल उठता है कि बेबी रानी मौर्य को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? मुझे उम्मीद थी कि उनको बनाया जाएगा। जी, जी, मैंने इस बात को कहा और लिखा भी था, क्योंकि इस चुनाव में सीएसडीएस का ही सर्वेक्षण बताता है कि जाटो वोट, जो कि बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार वोट है, उसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। तो उसने जी, क्या किया है कि जो थोड़ा बहुत दूसरे वोट जो भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं, उसने उसको ऑफसेट किया है, उसको संतुलित किया है उन्होंने। तो इसका सीधा मतलब यह है कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी की जाटव वोटों के ऊपर जो पकड़ थी, वो पकड़ ढीली हुई है और उस ढीली पकड़ को और ज्यादा ढीला करने के लिए और जाटव वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए बेबी रानी मौर्य को अगर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो वो एक बहुत ही चमकदार किस्म का कदम होता। लेकिन जी, उनको मंत्री बनाया गया है,
और मंत्रिमंडल कैबिनेट रैंक की मंत्री हैं वो इसके जरिए भी उस भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं जिस भूमिका के लिए उन्हें राज्यपाल पद छोड़ना पड़ा था। जी। तो देखिए अब आगे परिस्थितियां कैसे बनती हैं। लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि और भी ज्यादा जाटव वोट मोदी जी के खाते में जाएगा, जी। जी। यादव वोटों के जी। साथ साथ। जी। और मैं एक चीज और जरा समझना था, इसलिए कि अभी जो ये ड्रॉप हुए हैं, जिन लोगों को नई मंत्री बनाया गया है, उसमें जैसे श्रीकांत शर्मा है, सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, नीलकंठ तिवारी हैं, दिनेश शर्मा, जयप्रताप सिंह, एक लंबी लिस्ट है। डॉक्टर महेंद्र सिंह, लखनऊ से पहले 7 मंत्री थे, इस बार 1 मंत्री है लखनऊ शहर से। पिछली कैबिनेट जब शपथ लिया 7 लोग थे। खैर, ये जो ड्रॉप हुए हैं, कहीं कहीं ये लग रहा है कि शायद वो वाला भी भेदभाव खत्म हो गया भाजपा में कि ये आरएसएस वाला होना चाहिए, बीजेपी का पुराना आदमी होना चाहिए। अब तो केवल यह है कि जो वोट दिला सकता है, जो इलेक्शन जिता सकता है, क्योंकि ब्रजेश पाठक आए, सचान जी को तुरंत बना दिया, अनिल राजभर जी को बना दिया, मतलब नए नए लोग जो कल आ रहे थे उनको ठीक से दिया है और अपने पुराने लोगों को ड्रॉप किया है। कारण ड्रॉप करने का आपको क्या लगता है? ये जिन कुछ लोगों को ड्रॉप किया है तो उनके बारे में तो मुझे भी लगता था कि शायद इनके काम को पसंद नहीं किया गया है। अब जैसे कि दिनेश शर्मा हैं, तो दिनेश शर्मा को मुझे शुरू से लगता था कि उनको ठीक है, उनको पिछली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जो जो ब्राह्मण मतदाता थे वो दिनेश शर्मा की भूमिका से उस तरह से संतुष्ट नहीं थे जिस तरीके से एक वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का जो ब्राह्मण आधार है उसको संभालना चाहिए था। इस तरह से वो नहीं संभाल पाए। अब वो ब्रजेश पाठक से इस तरह की उम्मीद वो कर रहे हैं और शायद ब्रजेश पाठक इस भूमिका में ज्यादा खरे उतर पाएंगे। जी। जी, ये मैं भी मानता हूँ। श्रीकांत शर्मा हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें होती थी और उन बातों का उल्लेख करना यहाँ जरूरी नहीं, हम सब लोग जानते हैं कि उनको क्यों हटाया गया है। और भी लोग हैं, जैसे कुछ लोग हैं उनको मैं मानता हूं कि दिनेश शर्मा को शायद कोई बड़ा पद दिया जाएगा, हो सकता है उन्हें विधान परिषद का सभापति बनाया, उपसभापति बनाया जाए। हाँ, सतीश महाना को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सतीश महाना को भी दिया जाएगा। तो इनमें कुछ लोगों का पुनर्वास भी होगा जिनको हटाया गया है और कुछ लोगों का पुनर्वास नहीं होगा, उनको बियाबान में फेंक दिया गया है। एक प्रश्न और भाई साहब, ये जो ऐसा कहा गया कि बीजेपी को महिलाओं ने ज्यादा वोट दिए, मोदी जी का ज्यादा अट्रैक्शन है और महिलाएं उनको ज्यादा नेतृत्व की क्षमता मानती हैं, उनको ज्यादा वोट देती हैं, लेकिन जब इसमें कैबिनेट में जगह देने की बात आई तो पिछली बार भी 5 मंत्री थे, इस बार भी 5 ही को किया गया। ये थोड़ा आपको लगता नहीं है कि अगर मुझे भी बीजेपी लगता था कि इस बार स्त्रियों को अधिक मौका मिलेगा। मैं समझता था कम से कम 7 स्त्रियां मंत्री बन सकती हैं, लेकिन भाजपा ने नहीं किया। भाजपा को ध्यान होगा, अगर आप सीएसडीएस के सर्वेक्षण में देखें तो पिछले बार के मुकाबले उन महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है जो बिना अपने परिवार से पूछे वोट देती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। पहले ऐसी महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, अब पिछली बार की अपेक्षा ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ी है जो अपनी मर्जी से वोट दे रही हैं। तो अगर भाजपा को महिलाओं के वोट ज्यादा मिले हैं, मैं अगर शब्द को रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि अभी इन चीजों के पूरी तरीके से प्रमाण नहीं मिले हैं, अगर भाजपा को महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है तो फिर वो अपनी मर्जी से ज्यादा वोट दिया है, उसमें ऐसे मतदाताओं की संख्या ज्यादा होगी जो भाजपा को जिन्होंने स्वतंत्र रूप से बिना किसी परिवार, पति, इन सबके दबाव के बावजूद उन्होंने चुना। तो इस चीज को भाजपा आलाकमान को समझना चाहिए था। वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर एक जमाने में कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले महिलाओं के ज्यादा वोट मिलते थे, लेकिन मोदी जी के आगमन के बाद में ये बात उलट गई। धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला वोट ज्यादातर भाजपा को मिलते हैं और कांग्रेस को उसके मुकाबले कम महिला वोट मिलते हैं। जी, मैं अब अंतिम प्रश्न चलते चलते, और ये थोड़ा हल्का नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा उतना सीरियस प्रश्न नहीं है, लेकिन इसका अगर इसमें कोई निहित मतलब है तो आप इसको अगर इसको बता सकें तो। 2 चीजें मुझे अजीब सी लगी। एक तो लोक भवन में जब विधायक दल की बैठक हुई उस दिन जो कुर्सियां लगी थी 3 लोगों की, अमित शाह साहब की, रघुवर दास जी की और योगी आदित्यनाथ जी की, सब पे सफेद तौलिया थी, जबकि लोक भवन बिल्कुल उन्हीं के उसमें है। भगवा बिल्कुल इंसिस्ट करते हैं, पिछले आप 4 साल की कोई वो देख लीजिए, अगर उनके सेक्रेटेरिएट में कुछ हो रहा भगवा ही रहेगा, वो वहां क्या वो कहीं पे भी भगवा होता है। तो शायद अमित शाह साहब को ये, या जो भी कारण था, वो एक तो वाइट हुआ, एक तो ये प्रश्न है, आपको क्या लगता है? दूसरा, कल एक अजीब सी चीज मैंने बहुत दिनों बाद देखी,
कल मोदी जी पुराने अपने गुजरात के कुर्ते में नजर आए, आधा कुर्ता जो पहनते थे। कल वो जी। कोई शॉल ऐसे लेते हैं, फिर वो एक कुछ सदरी पहनते हैं बहुत सुंदर सी। वो स्टाइल में नहीं थे कल, वो बिल्कुल आधा कुर्ता और एक गमछा लेके आ गए थे। वो जैसे वो एक कुछ डालते हैं बहुत अच्छा सा। ये दोनों चीजें मुझे कुछ खटकी हैं, इसलिए इसका कुछ मतलब है। मैंने इनकी तरफ आनंद जी आपने बहुत बारीकी से देखा है, यहाँ तक कि आपने तौलिया के रंग को भी रेखांकित किया। ये बात सही है कि आदित्यनाथ जी जहाँ भी बैठते हैं, यहाँ तक कि उनकी कार के अंदर जिस सीट पे वो बैठते हैं, वो सीट भी भगवा भगवा रंग की होती है, जी गेरुआ रंग जी की होती है। और उस देख के जी मुझे ताज्जुब हुआ, यहाँ तक कि जब वो राज्यपाल से मिलने गए, तो राज्यपाल के बगल में जो सीट लगी हुई थी उनके बैठने के लिए, उसको भी गेरुआ कपड़े में लपेटा गया जी था जी उसमें। जी। ये मान के यहाँ पे आके मुख्यमंत्री बैठेंगे जो कि दरअसल एक महंत हैं। तो आपने ये अच्छी बात इंगित की, मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया था। मैं इस पे सोचूँगा कि ये ऐसा क्यों हुआ? अभी तो मैं इस पे कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं और हमारे मोदी जी जो इतनी स्टाइल में रहते हैं, कल वो एकदम से पुराने रंग में क्यों आ गए? हूँ। गर्मी ज़्यादा होगी, शायद उन्होंने आधा कुर्ता इसलिए पहना होगा। बहुत दिनों बाद देखा, और गमछा ले लिया उन्होंने। वो सब जो बढ़िया जी, शॉल जी। और ऐसे ओढ़ते हैं, वहां गर्मी कहाँ, वो तो सब एसी एसी रहता है। खैर, जी, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आपसे बात करके हरदम नए तरह से चीजें समझने का अवसर मिलता है। थैंक यू जी। सो मच। धन्यवाद।